ईश्वर, हे पावन ईश्वर, हे पावन शक्तिमान, हे पावन शक्तिमान, हे पावन अमर, हे पावन अमर, हम पर और सारे संसार पर सारे संसार पर दया कर। दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन ईश्वर, हे पावन शक्तिमान, हे पावन शक्तिमान, हे पावन अमर, हे पावन अमर, हम पर और सारे संसार पर सारे संसार पर दया कर। दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन ईश्वर, हे पावन शक्तिमान, हे पावन शक्तिमान, हे पावन अमर, हे पावन अमर, हम पर और सारे संसार पर सारे संसार पर दया कर। दया कर। ईश्वर की कृपा हम पर बनी रहे, ईश्वर की कृपा हम पर बनी रहे, ईश्वर की कृपा हम पर बनी रहे। हमारे रक्षक देवदूत हमारी रक्षा करें, हमारी माउंट कार्मेल माता हमारे लिए प्रार्थना करें। हम अभी एक पाठ पवित्र बाइबल से सुने। ईश्वर, तू ही मेरा ईश्वर है, मैं तुझे ढूंढता रहता हूँ। मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है, मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है। जल के लिए सूखी संताप की भूमि की तरह मैं तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं। मैंने तेरे मंदिर में तेरे दर्शन किए, मैंने तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा देखी है। तेरी सत्य प्रतिज्ञा प्राणों से भी अधिक प्यारी है। मेरे कष्ट तेरी स्तुति करता था, मेरा खंड तेरी स्तुति करता था। मैं जीवन भर तुझे धन्य कहूँगा और तुझसे करबंद प्रार्थना करता रहूँगा। मेरी आत्मा मानो उत्तम व्यंजनों से तृप्त होगी। मैं उल्लसित होकर तेरी स्तुति करूँगा। मैं अपनी योग्य शाप्य पर तुझे याद करता हूँ। मैं रात भर तेरा मनन करता हूँ। तू सदा मेरा सहारा रहा है। मैं तेरे पंखों की छाया में सुखी हूँ। मेरी आत्मा तुझ में आसक्त रहती हूँ। तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालता रहता है। जो मेरे प्राणों के गाहक है, उनका विनाश हो। वे अधोलोक जाए, वे तलवार के घाट उतारे जाए, वे गिद्धों का आहार बने। राजा प्रभु के शरण आनंदित होंगे। जो ईश्वर के शपथ खाता है, वह अपने को ही धन्य समझेगा। इस पवित्र घड़ी में हम प्रभु के सामने उपस्थित हैं। हम प्रभु को तहे दिल से धन्यवाद करें, क्योंकि प्रभु हमारे साथ हैं। प्रभु हमारे अंदर थम है। हम उस प्रभु की ओर आंखें उठे और हम ये महसूस करते रहे कि प्रभु हमें संभालते हैं। उनकी पंखों की छाया में हम सुरक्षित हैं। हम ये आशा करते हैं हम सब उनकी बच्चे हर क्षण हर समय अच्छे कामों में लगे रहे। हे प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि अब तक आप हमें अपने हाथ पकड़कर हमें संभाला है, हमें चलना सिखाया है। आज के दिन जब हम हिंदी दिवस मनाते हैं, हम हमारे भारतवासी सब जनों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि हम सब एक जन होके एक भाव से एक दूसरे को ख्याल रखते हुए और एक दूसरे को बढ़ाने का काम करते हुए हम आगे चले।
हे प्रभु, हम हमारे बच्चों की माता पिताओं, गुरुजनों, बंधु मित्रों, सब दोस्तों के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि हम सब आपके हथौले में सुरक्षित रखें और हम आपकी पवित्र कामों में लगे रहें, क्योंकि आप हमारा सृष्टि हैं, सृष्टिदाता हैं और हम सब आपकी सृष्टि। आपने जैसे हमें रचित किया, हम उसी अच्छे कामों में आपको सहकरण करते हुए आपकी सृष्टि का काम में हम भी लगे रहे। और एक बार हम हमारे सारे बच्चों को आपके पवित्र चरणों में रखते हुए ये प्रार्थना करते हैं, हम हर समय आपकी स्तुति करते रहें और आपको धन्यवाद करते रहें। हमें संभाले प्रभु, आमीन। आज का सुविचार है, एक बेहतरीन किताब 100 अच्छे दोस्त के बराबर है, लेकिन एक सर्वश्रेष्ठ दोस्त पुस्तकालय के बराबर है। मैं दोहराती हूँ, एक बेहतरीन किताब 100 अच्छे दोस्त के बराबर है, लेकिन एक सर्वश्रेष्ठ दोस्त पुस्तकालय के बराबर है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। संपूर्ण भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी भाषा के प्रति सम्मान प्रकट करने हेतु हम हर साल इस दिन को उत्साह से मनाते हैं। हिंदी भाषा विश्व में बोले जाने वाली मुख्य भाषाओं में से एक है। हिंदी हमारे देश की संस्कृति और संस्कारों का प्रतिबिंब है। भारत देश में अधिकतम लोग हिंदी भाषिक हैं। इसी कारण 14 सितंबर सन 1949 को भारतीय संविधान ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। अंत में चंद पंक्तियां कहना चाहूँगा। भारत की गौरव गाथा है हिंदी, हर भारतीय की पहचान है हिंदी, एकता की परंपरा है हिंदी, हमारे जीवन की परिभाषा है हिंदी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मेरी कविता का शीर्षक हिंदी दिवस। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, सबसे प्यारी सबसे न्यारी संस्कृति है हमारी हिंदी। जग की है भाषा हिंदी, भारत की है आशा हिंदी। जिसने पूरे देश को जोड़ रखा है वो मजबूत धागा है हिंदी। हिंदी मेरा ईमान है, हिंदी मेरी शान है, हिंदी हूँ वतन भी मेरा, ये प्यारा हिंदुस्तान है। धन्यवाद। आपके सामने कुछ रोचक तथ्य प्रस्तुत करने जा रही हूँ। पहला, हिंदी को इसका नाम फारसी शब्द हिंद से मिला है, इसका अर्थ है सिंधु नगर की भूमि। दूसरा, विश्व में कुल 176 विश्वविद्यालय हैं जिनमें हिंदी पढ़ाई जाती है और इनमें से केवल 45 विश्वविद्यालय अमेरिका से हैं। तीसरा, सन 1913 में दादा साहेब फाल्के द्वारा पहली हिंदी फिल्म राजा हरिश्चंद्र रिलीज की गई थी। चौथा, बिहार उर्दू की जगह हिंदी को अपनी आधिकारिक भाषा अपनाने वाला पहला देश था। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय। नमस्कार प्रधानाचार्य महोदय, माननीय शिक्षक, निर्णायक एवं मेरे प्यारे सहपाठी। आज मैं आलोक गुरु कक्षा 10वीं का छात्र आप सभी का इस हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता में स्वागत करता हूँ। आज हम सभी यहाँ एक ऐसी भाषा में हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता करने के लिए प्रस्तुत हैं जो खुद ही एक परिपूर्ण एवं अविवादित भाषा है। मैं इस भाषा को परिपूर्णता का दर्जा इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसमें शब्दों का शब्दों में ही छुपा रहता है। जैसे वाद यानी दृष्टिकोण एवं विवाद यानी दृष्टिकोण से असर। इसमें जैसा आप बोलते हैं वैसा ही आप देखते हैं। तो आइए हम इस प्रतियोगिता का आरंभ करते हैं। सुप्रभात, मेरा नाम कटा पटेरिया है। मैं कक्षा 703 छात्रा हूँ। मैं आज आपके बाद में मोबाइल के पक्ष से बोलूँगी। मोबाइल एक बहुत ही अच्छा यंत्र है जिसका हम बहुत सारे कामों में उपयोग कर सकते हैं। मोबाइल ने हमारे कई काम आसान कर दिए हैं, जैसे कि ई-गवर्नेंस, टेलीकम्युनिकेशन, बाकी ट्रेन की टिकट बुक करना। हम कहीं से भी किसी से भी कभी भी बात कर सकते हैं, चाहे फिर हम भारत के अंदर हो या फिर भारत के बाहर। मोबाइल में यही नहीं और भी कई चीज़ें आसान कर सकते हैं। अगर आप किसी आपातकालीन स्थिति में फंसे हुए हैं, आपको
मिल जाती है। धन्यवाद। हम सभी के लिए सादर नमस्कार। आज हम यह एकत्रित हुए हैं मोबाइल फोन पे चर्चा करने के लिए। तो मोबाइल फोन से होने वाली हानि प्रकाश डालने के लिए मैं गणराज श्रीवास्तव आप सभी के सामने मौजूद हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि साधारण से दिखने वाला मोबाइल फोन अंदर से कितना खतरनाक हो सकता है, खासकर युवा पीढ़ी के लिए? क्या आपने कभी विचार किया है कि इसी स्मार्टफोन को आप दिन भर में कितना इस्तेमाल करते हैं? एक रिपोर्ट के अनुसार एक सामान्य व्यक्ति दिन भर में इसका 1 से 2 घंटा प्रयोग करता है। लेकिन यह तो एक सामान्य व्यक्ति की बात, याद रखिए एक सामान्य व्यक्ति। तो आप समझ ही सकते हैं कि वह बच्चे इसका कितना प्रयोग करते हैं। किसी भी चीज़ की लत हमें संकट स्थिति में डाल सकती है और कुछ इसी प्रकार में स्मार्टफोन की है। जी हाँ, स्मार्टफोन इसलिए क्योंकि ये वो भी इतना स्मार्ट गया है कि बड़े ही आसानी से किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। ऐसे छात्र छात्राएं जिन्हें स्मार्टफोन की आदत हो गई है वे अक्सर पढ़ने में कमजोर बन जाते हैं। उन्हें लगता है कि स्मार्टफोन पूरी दुनिया समाहित है, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं। उनके नजरिए से देखा जाए तो वे उनको स्मार्ट से काट लेते हैं और स्मार्टफोन की दुनिया में खो लेते हैं। ऐसे में उनकी एकाग्रता और भाव को बढ़ना ही है। एक इंसान अपनी जीवन की कल्पना मोबाइल फोन के बिना कर ही नहीं सकता। उसकी दिनचर्या मोबाइल से शुरू होकर रात्रि तक इसके इर्द गिर्द की घूमती है। ऐसे में याददाश्त साथ ही साथ आंखों को भी नुकसान पहुंचता है। मोबाइल फोन से निकलने वाली किरणें खासकर बच्चों पर सबसे ज़्यादा प्रभाव करती हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए अत्यंत घातक सिद्ध हो सकती है। अब यह सब सुन आपको लगेगा कि इससे बचने का उपाय क्या है। आप सबने यह तो अवश्य सुना होगा, हमारा जीवन हमारे हाथों में होता है। तो कुछ इसी प्रकार विद्यार्थी का जीवन स्वयं उन्हीं के हाथों में होता है। अब यह पूर्णतः उनकी विचार धारणा है कि वे इसे समय बर्बाद करने में या उपयोगी करने में लगाएं। मोबाइल फोन का कम से कम इस्तेमाल करना ही उनका होगा। अंत में हमें यह बात याद रखनी है कि वो हम ही है, वो हम ही मनुष्य है जिसने इस मोबाइल फोन का आविष्कार किया है। धन्यवाद। इस कीमत में हमें गुलाम नहीं करना। मोबाइल है अजब सी पहेली, सबके हाथों की मोबाइल ने ऐसा चमत्कार कर दिया, सबको अपना दीवाना बना दिया। नित मोबाइल से बने ज्ञान विज्ञान के मेले में लगे, नए नए विचारों की कक्षा होती, वाकवानी की नई तकनीक होती। कोरोना काल में यह बना पड़ता विरासत को शिक्षा का उपहार, मौन रहकर हमारे सरकार करता, तन्हाई में हमारा साथी बनता। सुप्रभात। आज मैं हर्षिता चौहान कक्षा 10वीं आखिरी छात्र मोबाइल फोन के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मोबाइल फोन विज्ञान की अनुपम विधि। विद्यार्थी मोबाइल की मदद से किसी भी चीज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मोबाइल फोन में संदेश भेजने का स्थान मिलता है, जिससे छात्र आपस में एक दूसरे से गणित के सूत्र एवं गणना में होने वाली असुविधाओं को अपने साथियों एवं शिक्षक से पूछकर उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। विद्यालय समय के उपरांत की समस्याओं के लिए मोबाइल सरल एवं सस्ता साधन है। मोबाइल फोन के माध्यम विभिन्न शिक्षकों एवं विद्वानों के विचारों को ध्वनि रिकॉर्डर के माध्यम से रिकॉर्ड कर सकते हैं तथा आवश्यकता जब भी लगे उन्हें सुन सकते हैं। साथ ही मोबाइल फोन को विद्यार्थियों के लिए चहुमुखी विकास का सर्वोत्तम साधन माना जाता है। इसका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसे परिवार के सदस्यों के साथ संपर्क में रहना, आपात स्थिति में टेलीफोन तक पहुंच प्राप्त कराना और व्यवसाय करना। आज के युग में तो विद्यार्थी मोबाइल फोन पर कई तरह की वेबसाइट बनाकर बहुत पैसा कमा रहे हैं और इसमें घर बैठे खरीदारी करने का स्थान भी होता है, जिससे छात्र अपने जीवन का बहुमूल्य समय बचा सकते हैं। इस तरह यह स्पष्ट होता है कि मोबाइल फोन आज के युग में विद्यार्थी के लिए अत्यंत उपयोगी एवं लाभदायक वस्तु है। इसके उपयोग से विद्यार्थी और भी विकसित होंगे। धन्यवाद। कक्षा 9वीं से मोबाइल के गुरुत्व को स्पष्ट करने में भूमिका प्रकट करना चाहती हूँ। मोबाइल का निर्माण लोगों का आसान लाभदायक बनाने के लिए किया गया था। माता पिता अपने बच्चों को मोबाइल के विकास के लिए देते हैं, परंतु क्या ये लाभदायक है? क्या इससे सच में विद्यार्थियों का विकास हो रहा है? क्या मोबाइल पर घंटों लगे रहकर सोशल मीडिया के इस्तेमाल करने को विकास कहते हैं? क्या इसमें परिश्रम लग रहे हैं? विद्यार्थी जीवन एक व्यक्ति के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंश होता है। इसी समय अपने जीवन में आगे बढ़ना, अपना ध्यान केंद्रित करना सीखता है। आजकल विद्यार्थी अपना वास्तविक
से आप सबको मोबाइल के सदुपयोगों के बारे में बताने जा रही हूँ। मैं इस बात का समर्थन करती हूँ कि विद्यार्थियों के जीवन में मोबाइल बहुत लाभकारी है, क्योंकि वे मोबाइल की मदद से किसी भी प्रश्न का उत्तर ही नहीं बल्कि वह उत्तर कैसे आया यह भी आसानी से जान सकते हैं। मोबाइल की मदद से विद्यार्थियों को पढ़ाया जा सकता है। वे एक क्लिक पर दुनिया भर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इससे दो कार्य होते हैं, पहला उनका समय बचता है और दूसरा कुछ ही वक्त में ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मोबाइल एक ऐसा साधन है जिसकी वजह से समय की बहुत बचत होती है। विद्यार्थी मोबाइल की मदद से ग्रुप मीटिंग, ग्रुप चैट, ऑनलाइन शॉपिंग आदि कार्य आसानी से वह घर बैठे कर सकते हैं। मोबाइल शिक्षा ग्रहण में सहायक होता है। कल्पना कीजिए किसी विद्यार्थी के कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अब उस विद्यार्थी के पास दो रास्ते हैं, या तो वह फोन की मदद से अपने उत्तर जान ले या वह अध्यापक से संपर्क करके अपना उत्तर जाने। दोनों ही कार्य करने के लिए मोबाइल की जरूरत होती है। मोबाइल सेफ्टी पर्पस में भी बहुत मददगार है। अगर कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाए जिसमें आपको किसी की मदद चाहिए हो तो आप अपने प्रियजनों से या माता पिता से आसानी से संपर्क कर सकते हैं अथवा अपनी लोकेशन भी भेज सकते हैं। जब मोबाइल का आविष्कार नहीं हुआ था तब विद्यार्थी एक साथ में कभी कभी भी अपने मित्रों या रिश्तेदारों से मिल पाते थे, पर अब मोबाइल की सुविधा की वजह से वे उन्हें कभी भी कॉल या वीडियो कॉल आसानी से कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सबके सामने विद्यार्थी जीवन में मोबाइल के कुछ दुरुपयोग बताना चाहूँगी। विद्यार्थी होने के नाते कार्य में आसान तो नहीं था कि सब सुविधाएं उपलब्ध कराने वाले मोबाइल के विकल्प होती, किंतु अत्यधिक प्रयत्न के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुँच आई हूँ कि मोबाइल का सदुपयोग कम और दुरुपयोग ज़्यादा है। आजकल विद्यार्थी इतना मोबाइल का उपयोग करते हैं जिस कारण उनकी आंखें और याददाश्त कमजोर होती हैं और कमान से रुक जाता है। यदि किसी विद्यार्थी को किसी विषय में कोई भी समस्या होती है तो वे अपने विषय अध्यापक से परामर्श करने के बजाय मोबाइल पर उस समस्या का हल निकालने लगते हैं। इससे शिक्षक और विद्यार्थी के बीच का प्रभावी संवाद बाधित होता है। यह एक विद्यार्थी के शिष्टाचार को प्रभावित करता है क्योंकि विद्यार्थी सोचते हैं कि मोबाइल सबसे उत्तम है, जिस वजह से शिक्षक के मान सम्मान में कमी आती ही है और विद्यार्थी की परिश्रम क्षमता भी घटती है। साधारण सी बात है, यदि किसी विद्यार्थी को सारा सम्मान एक मिनट पर मिल जाए तो वो व्यर्थ परिश्रम क्यों करेगा, लेकिन यहाँ मौजूद सब जानते हैं कि यह परिश्रम व्यर्थ नहीं है। कुछ दिन पहले विद्यालय की तरफ से हम लोग राष्ट्रीय न्याय निकाल के गए थे। वहाँ के निर्देशक से विचार विमर्श करते समय वही अचानक मोबाइल की बात कर रही तो उन्होंने हम सबको समझाया कि मोबाइल की एक सदुपयोग है, अनेक दुरुपयोग भी है और जो सदुपयोग है वो विद्यार्थी के जीवन में व्यर्थ है। इन सब प्रतियोगियों के विकास